इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। अभीर के कॉल को डिस्कनेक्ट करते ही स्टडी रूम का गेट नॉक होता है। अभीर को पहले ही दादी की बातों से चिढ़ हो रही थी, फिर किसी के गेट को नॉक करने से अब उसे हल्का हल्का गुस्सा भी आने लगा था। अभीर अपनी कोल्ड वॉइस में कम इन कहता है। इस समय दरवाजे पर कोई और नहीं, रुद्र था, जो कब से इसी बात का इंतजार कर रहा था, कब अभीर की बातें खत्म हो और वो अपने प्लान को और आगे बढ़ाए। रुद्र चेहरे पर एक स्माइल के साथ स्टडी रूम में एंटर करता है। रुद्र अपने चेहरे की स्माइल को छिपाते हुए कहता है, भाई, मेरी दादी से बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। तो मैं भी दादी की इस बात को मना नहीं कर पाया। तो भाई, आपकी भी दादी से बात हुई होगी, आपका इस बारे में क्या कहना है? रुद्र की स्माइल को देख अभीर समझ चुका था ये सब कुछ आखिरकार रुद्र ने प्लान किया है, जिसे सोचकर अभीर को और गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो रुद्र से भी कुछ नहीं कह सकता था, साथ ही उसे दादी की बात भी माननी थी। अभी अब कुछ नहीं कर सकता था, इस कारण वो रुद्र को हाँ करके जाने के लिए कहता है। रुद्र स्टडी रूम से बाहर निकल अपने कंधे को थपथपाते हुए कहता है, वाह रुद्र, तू तो बहुत स्मार्ट है, आखिर में भाई को मानना ही पड़ा। और ये सब हुआ दादी की वजह से। दादी, यू आर ग्रेट। रुद्र के जाने के बाद अभी भी स्टडी रूम में मौजूद अपने बेडरूम से अटैच डोर से अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाते ही रोज की तरह अभी की सबसे पहली नजर सोफे पर बैठी हुई दिवानसी पर जाती है। इस समय देवांशी ने एक पिंक कलर का रैबिट प्रिंटेड गाउन पहन रखा था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल एक छोटी सी खरगोश की जैसी। लेकिन अभीर को अभी कुछ समय पहले जो कुछ भी हुआ, उसके कारण उसे देवांशी पर गुस्सा आ रहा था। अभीर के रूम में एंटर करने पर देवांशी सोफे से खड़ी होकर अभीर को देखने लगती है, लेकिन अभीर देवांशी से बिना कुछ कहे सीधे बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद अभीर फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। देवांशी अभी सोफे पर ही बैठी हुई थी। अभीर बेड की तरफ बढ़ते हुए देवांशी से कहता है, कल तैयार रहना, हमें बाहर जाना है। क्या मुझे भी जाना है? देवांशी एक उंगली अपनी तरफ पॉइंट करते हुए अभीर से पूछती है। देवांशी के इस बेतुके सवाल को सुनकर अभीर गुस्से से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें मेरी एक बार में कही गई बात समझ में नहीं आती? अभीर के इस तरह गुस्सा करने के कारण देवांशी डरते हुए कहती है, नहीं, ओ हम तो चुप चुप रहो। अबीर देवांशी को बीच में रोकते हुए कहता है, और हाँ, अपना सामान पैक कर लेना, और अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। अबीर बेड पर लेटते हुए देवांशी को धमकी देते हुए कहता है। साथ ही वो रूम में हल्की सी डीम लाइट ऑन कर देता है। देवांशी भी अबीर की धमकी से डर कर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। देवांशी की इस क्यूट हरकत को देखकर अबीर के चेहरे पर भी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। अबीर देवांशी पर गुस्सा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था थोड़ी समय पहले, उसका गुस्सा अबीर ने देवांशी पर निकाल दिया था। अबीर और देवांशी की जल्द आंख लग जाती है। नेक्स्ट डे रुद्र और आयशा आज बहुत एक्साइटेड थे। अबीर रोजाना की तरह एक्सप्रेशनलेस, और देवांशी को तो कुछ मालूम है नहीं था कि वो कहाँ जाने वाले हैं। अबीर जब रूम में एंटर करता है तो उसकी नज़र सोफे पर शांत बैठी हुई देवांशी पर जाती है, जिसने अभी तक कुछ भी पैकिंग नहीं की थी। देवांशी को इस तरह बैठे देख अबीर हल्की चिढ़ से कहता है, तुमने अभी तक कोई भी पैकिंग क्यों नहीं की है? देवांशी अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए कहती है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या-क्या पैक करना चाहिए। देवांशी, जो कभी आज से पहले बाहर घूमने नहीं गई, जिस कारण उसे नहीं पता था कि वो क्या पैक करे और क्या नहीं। अभी देवांशी की बात सुनकर अपने मन में कहता है, ये लड़की पूरी तरह से पागल है। वो देवांशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वॉकिंग वार्डरोब में लेकर जाता है। वहाँ एक साइड अबीर के कपड़े और एक्सेसरीज थी, तो उसके अपोजिट साइड में वो सामान था जिसे अबीर ने देवांशी के लिए कल ही खरीदा था। अभी देवांशी के कपड़ों में से ड्रेस पसंद कर उन्हें देवांशी के हाथों में पकड़ाते जा रहा था। देवांशी को सामान पकड़ाते हुए अबीर के हाथों में देवांशी के अंडरगारमेंट्स आ जाते हैं। अबीर के हाथों में अपने अंडरगारमेंट्स को देख देवांशी तुरंत उन्हें अबीर के हाथों से छीन लेती है। अबीर और देवांशी के लिए ये मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था, जिसकी वजह से अब वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तुम इन्हीं सभी कपड़ों को पैक कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अबीर के लिए ये मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था, इसीलिए अब वो और देर तक वहां नहीं रुक सकता था। देवांशी को भी इस समय बहुत शर्म आ रही थी, जिसके कारण देवांशी का चेहरा भी लाल होने लगा था। शर्म की वजह से देवांशी ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया था। कुछ समय बाद वो चारों जाने के लिए तैयार थे। देवांशी को अभी भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आखिर में देवांशी आयशा से सवाल करती है, आयशा, हम कहाँ जा रहे हैं? देवांशी के सवाल पर आयशा खुशी से कहती है, भाभी, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून पर? ये क्या होता है? देवांशी कहती है। देवांशी के सवाल पर आयशा शौक होते हुए कहती है, क्या भाभी आपको सच में नहीं पता हनीमून क्या होता है? देवांशी नॉर्मली अपना सरनामे हिला देती है। सिंपल शब्दों में, भाभी, हनीमून वो होता है जब शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझने और एक दूसरे के बीच
प्यार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं। आयशा देवांशी को समझाते हुए कहती है, वो इससे ज़्यादा देवांशी को नहीं बता सकती थी कि हनीमून पर क्या होता है। कुछ ही समय में वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, जहां से वो अभीर के पर्सनल जेट से अपनी डेस्टिनेशन पर जाने वाले थे। देवांशी तो इतने बड़े जेट को देख रही थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। देवांशी बाकी सभी के साथ जैक में एंटर करती है। जैक बाहर से जितना सुंदर था, भीतर से वो उतना ही लग्जरियस था। दीवान से वो जेट को देख रही थी। अबीर विंडो के साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था, जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। देवांशी भी अबीर के साइड में बैठी हुई थी। रुद्र और आयशा उन दोनों के पीछे बैठे हुए थे। कुछ समय में जैक चलने लगता है। देवांशी को पहले जितनी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी, अब वो सभी एक्साइटमेंट डर में बदल चुकी थी। देवांशी को अब हल्के हल्के डर लग रहा था। प्लान जैसे ही टेक ऑफ करता है, देवांशी डर से अबीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देवांशी के अपने हाथ पर मजबूत पकड़ से अबीर को महसूस होता है कि वो डर रही है। अबीर अपना लैपटॉप बंद कर देवांशी की तरफ अपना चेहरा घुमाता है। इस समय देवांशी के चेहरे पर डर की वजह से पसीना आ रहा था। देवांशी को इतना घबराता देख अबीर अपनी गर्म आवाज में कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम पहली बार प्लेन में बैठी हो? देवांशी बिना कुछ के अपना सर सिर्फ हाँ में हिला देती है। अबीर देवांशी का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, सुनो, अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लो। देवांशी भी अबीर के कहे अनुसार गहरी गहरी सांस लेकर अपने डर को कम करने की कोशिश करती है। कुछ ही समय उनका प्लेन टेक ऑफ कर गया। देवांशी को अपने हाथ में गर्माहट महसूस हो रही थी, जो उसके डर को भी खत्म कर रही थी। जब प्लेन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो देवांशी खिड़की से देख रही बादलों को देख एक्साइटमेंट से अबीर से कहती है, सुनिए, क्या हम खिड़की पर बैठ सकते हैं? हमें बादलों को देखना है। हम आज से पहले कभी भी प्लेन में नहीं बैठे हैं, प्लीज। ये सब कहते हुए देवांशी की आंखों में अलग खुशी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत था। अबीर भी देवांशी की आंखों की वो चमक देख देवांशी को मना नहीं कर सका। उसने देवांशी को खिड़की वाली सीट पर बैठने दिया। देवांशी भी प्लेन की खिड़की से आसमान में पीछे छूट रहे बादलों को देख रही थी। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अबीर भी बड़े गौर से देवांशी की इन बच्चे जैसी हरकतों को देख रहा था। अबीर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन देवांशी के साथ वो धीरे धीरे आयशा को भूल रहा था। शायद अब उसके दिल में देवांशी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था, लेकिन अपने ईगो के चलते वो इसे दिखाना नहीं चाहता था। उनके पीछे सीट पर बैठे हुए रुद्र और आयशा की भी कुछ ऐसा ही हाल था। आयशा भी खिड़की से बाहर बादलों को देख रही थी, वहीं रुद्र लगातार आयशा को देख रहा था। आयशा रुद्र को देखते हुए कहती है, रुद्र देखो ना, बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। रुद्र भी खोए हुए अंदाज में ही कहता है, हाँ, बहुत खूबसूरत है। रुद्र की बहकी बहकी बातें सुन आयशा पलट कर रुद्र की तरफ देखती है। इस तरह रुद्र को अपने आप को देखता पाकर आयशा शर्माते हुए रुद्र को हिलाकर कहते हैं, रुद्र, तुम्हें मालूम है मैं क्या कह रही हूँ? रुद्र, तुम कहाँ खोए हुए हो? आयशा के हिलाने पर रुद्र उसका हाथ अपने हाथों में ले उसे चूमते हुए कहता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम क्या कह रही हो। मैं तो बस अपने सामने मौजूद खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। रुद्र की इस तरह प्यार भरी बातें सुनकर आयशा अपने आप को शर्माने से नहीं रोक पाती। वो रुद्र के सीने पर मुक्के मारते हुए कहती है, रुद्र, तुम भी ना। जब आयशा मुक्का मारना बंद कर देती है, तो अपना सर रुद्र के सीने पर ही टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। रुद्र भी आयशा को अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसे उन्हें प्लेन में सफर करते हुए रात हो जाती है। आधी रात को प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अब तक देवांशी और आयशा सो चुके थे, लेकिन अभीर और रुद्र अभी भी जगे हुए थे। रुद्र आयशा को अपनी गोद में उठाकर प्लेन से बाहर निकलता है। अभीर अपने साइड में आराम से सोती हुई देवांशी को देखता है, लेकिन अभीर देवांशी को अपनी गोद में ना उठाकर ले जाने की बजाय देवांशी को जगाना बेहतर समझता है। अभीर देवांशी को हिलाते हुए कहता है, वेकअप, हम पहुंच चुके हैं। अभीर के जगाने पर देवांशी की भी नींद खुल जाती है। उसके बाद अबीर और देवांशी प्लान से उतरने लगते हैं। अबीर के देवांशी को जगाने की वजह से रुद्र अपना सिर नामे हिलाते हुए कहता है, भाई का कुछ नहीं हो सकता, ये अनरोमांटिक के अनरोमांटिक ही रहेंगे। देवांशी अबीर के पीछे प्लान से उतर रही थी। तभी नींद में होने के कारण एक चीख के साथ देवांशी का पैर मुड़ जाता है, जिसके कारण वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिरने लगती है। लेकिन देवांशी नीचे गिरती उससे पहले ही अबीर जल्दी से पलट कर देवांशी को पकड़ लेता है। देवांशी ने कसकर अबीर के दोनों कंधों को पकड़ रखा था। अबीर ने भी देवांशी की कमर को अपने दोनों हाथों से संभाल रखा था। वो दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस समय वहां का माहौल बहुत ठंडा था। आयशा को ठंड ना लग जाए, इस कारण रुद्र आयशा को लेकर कार में बैठ जाता है। और देवांशी अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी एक हवा का झोंका उन्हें छूकर निकल गया, जिससे वो दोनों अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं। देवांशी तुरंत अबीर के कंधों को छोड़कर खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन पैर मुड़ने के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। अबीर जब देखता है देवांशी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, अबीर देवांशी को अपनी गोद में उठाकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। अबीर के सभी गार्ड्स प्लान से कार तक एक लाइन बनाकर खड़े हुए थे। उनके बीच में देवांशी को अपनी गोद में लेकर चलता हुआ अबीर
किसी राजा से कम नहीं लग रहा था और देवांशी अबीर की रानी। अबीर देवांशी को अपनी गोद में लिए हुए कार में बैठ जाता है, जिसके बाद उनकी कार वहां से निकल जाती है। कार के बाहर का माहौल बहुत ही ठंडा था, वहीं कार के भीतर उसका उल्टा। कार में देवांशी अबीर की गोद में दुबक कर बैठी हुई थी। अबीर का एक हाथ देवांशी की कमर में था, तो जिससे अबीर ने देवांशी को सपोर्ट किया हुआ था। वहीं दूसरे हाथ से वो देवांशी के पैर को सहला रहा था। देवांशी ने भी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अबीर की शॉर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। साथ ही वो बार-बार अबीर के चेहरे को तो कभी उसके हाथ को देख रही थी। अबीर के एक्शन देवांशी के शरीर में एक झुरझुरी पैदा कर रहे थे। पैर मुड़ने के कारण देवांशी के पैर में हल्की स्वेलिंग आ गई थी। अबीर कार में ही मौजूद मेडिकल किट से स्प्रे निकाल उसे देवांशी के पैरों पर स्प्रे करके हल्के हाथ से मसाज करने लगता है। देवांशी बस लगातार अबीर को देखे जा रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अबीर उसके लिए एक पहेली की तरह था। वो कभी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता, तो कभी बहुत अच्छा। वो कभी देवांशी को गुस्से में डांट देता, तो कभी उससे नरमी से बात करता। कभी वो उसे पनिश करता, तो कभी उसकी केयर वो चाहकर भी अबीर को नहीं समझ पा रही थी। ऐसा ही कुछ हाल अबीर का भी था। वो भी नहीं जानता था क्यों, लेकिन वो देवांशी की केयर कर रहा था। देवांशी की छोटी बड़ी बातें अब अबीर को इफेक्ट करने लगी थी, जिसका कारण था अबीर के दिल में देवांशी के लिए बदलता हुआ प्यार, जिसे वो मानने को तैयार नहीं था। आप हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? आप कभी अच्छे होते हैं तो आप कभी बहुत बुरे बन जाते हैं। आप ऐसे क्यों हैं? देवांशी अबीर को देखते हुए खोए हुए ही कहती है। देवांशी की बात सुन अबीर का ध्यान देवांशी के चेहरे पर जाता है। वो देवांशी के मासूम चेहरे को देखता है, जो कई सारे सवाल लिए उसे देख रहा था। तुम मुझे जानने की कोशिश ना करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा बुरा हूँ। अबीर देवांशी को चेहरे को देखते हुए ही कहता है, नहीं, आप उन लोगों से अच्छे हैं। वो लोग बहुत बुरे थे। आपने हमें नए कपड़े दिए, खाना दिया और आप हमारी केयर भी करते हैं। आप उन बुरे लोगों से बहुत अच्छे हैं। देवांशी अपना चेहरा नीचे झुकाकर थोड़ी मायूसी से कहती है, तुम किन लोगों के बारे में बात कर रही हो? देवांशी को किन्हीं लोगों के बारे में बात करता देख अबीर अपने आप को ये पूछने से नहीं रोक पाता। अबीर के पूछने पर देवांशी को रियलाइज होता है उसने इमोशन में बहकर अबीर को कुछ ऐसा बता दिया है जिसके बारे में उसे अबीर को नहीं बताना चाहिए था। अबीर के पूछने पर देवांशी इस बात को टाल देती है। अबीर भी देवांशी को ज्यादा इस बारे में नहीं पूछता, लेकिन ये बात अबीर के दिमाग में बैठ चुकी थी। अबीर अपने मन में ही सोचता है, देवांशी किन लोगों के बारे में बात कर रही थी और नए कपड़े और खाने से उसका क्या मतलब था? उसका ये कहना वो बहुत बुरे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो लोग देवांशी को नए कपड़े और खाना नहीं देते थे? अबीर इन्हीं सभी बातों को सोच रहा था, लेकिन उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इस बारे में कोई जवाब दे सकता था तो वो थी देवांशी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। देवांशी की बातों ने अबीर को उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए और उत्सुक बना दिया था। कुछ ही समय में उनकी कार जाकर एक विला के आगे रुकती है। यह विला ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था। अबीर देवांशी को अपनी गोद में लिए हुए विला में एंटर कर जाता है। रुद्र और आयशा उनसे पहले ही एयरपोर्ट से निकल चुके थे, जिसके कारण वो पहले ही पहुंच गए थे और ज्यादा थके होने के कारण अपने रूम में आराम करने के लिए जा चुके थे। अबीर देवांशी को लेकर एक रूम में एंटर करता है। वो देवांशी को सीधे बेड पर सुला देता है। अबीर को अपने आप को बेड पर सुलाता देख देवांशी जल्दी से बेड से खड़ी होने की कोशिश करती है। अबीर देवांशी को कंधों से पकड़ वापस बेड पर सुलाते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? चुपचाप सो जाओ, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। लेकिन देवांशी डरते हुए कहती है, नहीं, मैं बेड पर नहीं सो सकती, ये तो गंदा हो जाएगा। देवांशी को इस तरह डरने और बेड पर ना सोने की बात सुनकर अबीर इसके लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा था। अबीर को याद आता है जब उसकी और देवांशी की शादी हुई थी, तब अबीर ने उसे कहा था अगर वो उसके बेड को छुएगी तो वो गंदा हो जाएगा। अबीर अपने आप को और कोस पाता उससे पहले देवांशी की आगे की बात सुनकर वो चौंक जाता है। नहीं नहीं, मैं बेड पर सोई तो आप भी मुझे उन लोगों की तरह पनिशमेंट देंगे। प्लीज मुझे पनिशमेंट मत देना। देवांशी की बात सुनकर अबीर को समझ आता है देवांशी इसीलिए नहीं डर रही थी क्योंकि अभय ने उसे मना किया था, बल्कि वो इसीलिए डर रही थी क्योंकि उसके पास्ट में पहले ही ऐसा कुछ हो चुका था, जिसके कारण देवांशी डर रही थी। अभय देवांशी को शांत कराते हुए कहता है, देवांशी शांत हो जाओ, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पक्का? हाँ पक्का, कोई तुम्हें पनिशमेंट नहीं देगा। अभीर देवांशी को शांत कराते हुए कहता है, देवांशी शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अभीर के समझाने पर देवांशी भी शांत हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी था। अभीर धीरे धीरे देवांशी के बालों को सहला रहा था, जिससे देवांशी को भी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही समय में देवांशी की आंख लग जाती है। अभीर देवांशी को चारों तरफ तकिया लगाकर वहां से बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। इन कुछ दिनों में अभीर को देवांशी के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ था, जिससे ये तो साफ था देवांशी का पास्ट उतना भी सिंपल नहीं था जितना उसने सोचा था। अबीर भी रूम में आकर सोफे पर लेट जाता है।
देवांशी के चेहरे को देखते हुए अभीर को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह देवांशी की नींद रोजाना से कुछ लेट खुलती है। वो अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अपने आप को बेड पर देख देवांशी को अभीर की रात की कही हुई बात याद आ गई। याद आते ही जिसे याद कर देवांशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। देवांशी अभी पूरे विले को अच्छी तरह देख रही थी, तभी देवांशी के पीछे से दो हाथ उसके कंधों पर रखता है। अचानक किसी के हाथ अपने कंधों पर महसूस कर देवांशी की एक जोरदार चीख निकल जाती है। देवांशी की चीख सुनकर सभी लोग जल्दी से नीचे लिविंग हॉल में आ जाते हैं। देवांशी के पीछे पलटने पर उसके पीछे इस समय 2 6 फुट के लड़के खड़े थे, जिन्होंने अपने चेहरे पर रावण मास्क पहने हुए थे, जिन्हें देखकर देवांशी की चीख निकल गई थी। रुद्र और आयशा जो अपने रूम में सो रहे थे, देवांशी की इतनी तेज चीख सुन वहां से भागते हुए नीचे आ जाते हैं। अभीर भी जल्दी से सीढ़ियों से होता हुआ नीचे लिविंग हॉल में पहुंच जाता है। देवांशी अभीर को देखकर भागकर उसके पीछे छिप जाती है। उसने अभीर की टी शर्ट को बहुत ही टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था। वो पूरी तरह से अभीर के पीछे छिप चुकी थी। देवांशी की चीख और उसके इस तरह डरने पर अभीर पलटकर देवांशी को अपनी बाहों में भर लेता है। साथ ही वो हल्के हाथ से देवांशी के बालों को भी सहला रहा था ताकि देवांशी नॉर्मल हो सके। देवांशी के इस तरह डरने पर रुद्र और आयशा एक नजर देवांशी को देख सामने खड़े उन दोनों लड़कों को देखते हैं। पहले तो वो दोनों मास्क की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन कुछ देर उन्हें गौर से देखने के बाद उन्हें समझ आता है ये कौन है। रुद्र गुस्से से उन्हें डांटते हुए कहता है, नील, विवेक, अपना मजाक बंद करो। रुद्र के डांटने पर सामने खड़े वो दोनों लड़के अपने चेहरे से अपना मास्क हटाते हैं। उन दोनों का चेहरा बहुत ही हैंडसम था। साथ ही उनकी शक्ल थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलती हुई भी थी। रुद्र उन्हें देवांशी से माफी मांगने को कहता है। रुद्र के कहने पर वो दोनों अपना चेहरा देवांशी की तरफ झुकाते हैं, जो अबीर के सीने से लगी हुई थी। वो कुछ कह पाते उससे पहले उनका ध्यान अबीर के चेहरे की तरफ जाता है। अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्हें जान से मार देगा। अबीर के इतने खतरनाक एक्सप्रेशन देख अब उनका शरीर डर से कांप रहा था। वो दोनों डरते हुए देवांशी से माफी मांगते हुए कहते हैं, वी आर रियली सॉरी, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। हम तो बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक करने के लिए सोच रहे थे। हमें नहीं पता था कि आप इतना डर जाएंगी। नहीं तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। नील और विवेक को माफी मांगने के बाद भी देवांशी ने अपना चेहरा अबीर के सीने में छिपा रखा था। हालांकि उसकी बॉडी अब नॉर्मल थी। देवांशी को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए विवेक स्माइल से कहता है, हेलो भाभी, हम आपके सबसे छोटे देवर हैं। मैं हूँ विवेक और ये मुझसे बड़ा नील, और हम आपका स्विट्जरलैंड में स्वागत करते हैं। ये दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि अबीर के चाचा चाची के बेटे और अबीर और रुद्र की कजन ब्रदर्स थे, जो यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। अपने आप को अबीर का भाई बताने पर देवांशी अपना चेहरा अबीर के सीने से हल्का सा बाहर निकाल उन दोनों को देखती है, जो एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे ही देख रहे थे। नील देवांशी की तरफ हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन देवांशी वापस से अपना सर अबीर के सीने में छिपा लेती है। देवांशी को अभी भी उनसे डरता देख कबीर देवांशी को वापस अपने रूम में ले जाता है। उनके जाने के बाद अब वहां पर सिर्फ वो चारों ही बचे थे। रुद्र नील और विवेक को डांटते हुए कहता है, तुम दोनों से कितनी बार कहा है, लेकिन तुम दोनों सुनते ही नहीं हो। क्या जरूरत थी भाभी को डराने की? हमें सॉरी तो कहा ना भाई। नील अपनी सफाई देते हुए कहता है, और वैसे भी हमें क्या पता था भाभी इतना डर जाएगी। वैसे कुछ भी कहो, भाभी है बहुत क्यूट। विवेक कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो और जो हमने करने का सोचा है उस पर बात करो। हमें अभीर और भाभी को नजदीक लाना है। आयशा उन तीनों को टोकते हुए अपना काम याद दिलाती है जिसके लिए वो यहाँ आए थे। आयशा दी नील के इतने कहने पर रुद्र उसे आंख दिखाते हुए कहता है, अब वो तुम्हारी भाभी है, दी नहीं तो उसे भाभी कहो। नील अपना मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें इसकी जरूरत है। हाँ भाभी, नील बिल्कुल सही कह रहा है। आपने देखा जब भाभी डर गई थी तब अभीर भाई के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। क्यों नील, मैंने सही कहा ना? विवेक कहता है, हाँ। अभीर भाई उस समय भाभी के लिए कितना प्रोटेक्टिव हो गए थे। नील भी अपना सर हिलाते हुए कहता है, अच्छा अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें फिर भी अपनी तरफ से कोशिश तो करना ही चाहिए। रुद्र कहता है, भाई उसकी चिंता आप मत कीजिए, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान है पहले से ही। बस आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। नील और विवेक कहते हैं डाइनिंग हॉल। कुछ समय बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। देवांशी अभीर की साइड में बैठी हुई थी। रुद्र और आयशा भी उसकी साइड में ही थे। नील और विवेक उनके सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। नील और विवेक लगातार हंसी मजाक कर रहे थे, जिसके कारण देवांशी भी अब उनके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। वो भी उनकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही शांत थे। भाभी, आपको पता है ये शहर बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हमारा कॉलेज नहीं होता तो हम आपको अपने आप से ये शहर घुमाने ले चलते, लेकिन कोई बात नहीं, कभी और। नील कहता है, वैसे भाभी क्या आपकी कोई छोटी बहन है? विवेक दिवांशी से पूछता है। दिवांशी अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सब कहते हुए दिवांशी का चेहरा उदास हो चुका था।
वो अनाथ है, ये बात अभी ने नील और विवेक को घूरते हुए कही थी। देवांशी अनाथ है ये जानकर विवेक को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने देवांशी से ऐसा सवाल क्यों पूछा? विवेक देवांशी से माफी मांगते हुए कहता, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था। अगेन आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। विवेक को गिल्टी महसूस करता देख देवांशी उसे समझाते हुए कहती है। आशा इस बात को खत्म करने के लिए कहती है, नील विवेक तुम दोनों भाभी को अपनी आर्मी से क्यों नहीं मिलवाते? यस, ये अच्छा प्लान है भाभी, हम आपको थोड़ी देर बाद में अपनी आर्मी से मिलवाएंगे, देखना आपको बहुत मजा आएगा, विवेक एक्साइटमेंट के साथ कहता है। कुछ समय बाद वो सभी बला के गार्डन में मौजूद थे। अभी रुद्र, नील और आयशा वहां बेंच पर बैठे हुए थे। वहीं देवांशी गार्डन में घास पर बैठी हुई थी और उसकी चारों तरफ बहुत सारे रैबिट और क्यूट बिल्लियाँ और पपीज थे। देवांशी अपने चारों तरफ इतने सारे क्यूट जानवरों को देख बहुत खुश थी। विवेक देवांशी को उन सभी क्यूट पपी और रैबिट्स के नाम बता रहा था। उसने उन सभी के बहुत अजीब नाम रखे थे, जिन्हें सुनकर देवांशी के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवांशी एक रैबिट को अपनी गोद में उठाकर सहला रही थी। उसे ये करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। जानवरों के साथ खेलते और उनके अजीबोगरीब नाम सुनकर देवांशी बहुत तेज हंसने लगती है। देवांशी की हंसी सुनकर हर किसी का ध्यान देवांशी की तरफ चला जाता है। देवांशी उन सभी क्यूट एनिमल के बीच हरी घास पर बैठी हंसती हुई किसी परी की तरह लग रही थी। वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अब सिर्फ देवांशी पर था। अबीर भी लगातार देवांशी को देख रहा था। आज उसने दूसरी बार देवांशी को हंसते हुए देखा था। अबीर को ये बात माननी पड़ी कि देवांशी की स्माइल सच में बहुत प्यारी है। वो इस स्माइल को अपनी पूरी जिंदगी बिना थके देख सकता था। हंसते हुए देवांशी अपना चेहरा अभीर की तरफ घुमाती है तो अभीर को इस तरह अपने तरफ देखता देख पाकर देवांशी की हंसी गायब हो जाती है। उसे अभीर की वार्निंग याद आ जाती है जो अभीर ने उसे दी थी, जिसे याद कर वो हंसना बंद कर अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। देवांशी को इस तरह मुस्कुराते हुए रखने के कारण अभीर को बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन उसे समझ आता है आखिर क्यों उसने उसकी तरफ देखकर हंसना बंद कर दिया। अबीर को याद आता है किस तरह उस दिन देवांशी के हंसने पर वो उस पर चिल्लाया था, जिसके कारण आज वो उसके सामने हंसने से भी डर रही थी। अबीर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जैसे ही पूरा दिन निकल जाता है, रात के समय डिनर करने के बाद देवांशी अपने कमरे में रोजाना की तरह शांति से सोफे पर बैठी हुई थी। देवांशी सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी रूम का दरवाजा ओपन होता है और अबीर रूम में एंटर करता है। रूम में एंटर करते ही अबीर की नजर सोफे पर बैठी देवांशी पर जाती है। अबीर अपने कदम देवांशी की तरफ बढ़ाने लगता है। देवांशी जो अपनी ही सोच में गुम थी, किसी के इस कदमों की आवाज सुन वो अपना चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखती है। अभीर के इस तरफ आते हुए बढ़ने के कारण उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। अभीर देवांशी को सोफे के सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथ देवांशी की दोनों तरफ टिकाकर अपने शरीर को देवांशी की तरफ झुकाने लगता है। अभीर के इस तरह करीब आने के कारण देवांशी अपने शरीर को सोफे पर झुकाते हुए कहती है, आपको कुछ चाहिए था? तुमने मुझे देखकर हंसना क्यों बंद कर दिया था? अभीर देवांशी पर झुकते हुए अपनी गहरी आवाज में पूछता है। अभीर की गहरी आवाज सुन देवांशी डरते हुए कहती है, वो आप उस दिन हमें हंसने से मना किया था ना? अभीर अपनी सांस देवांशी के चेहरे पर छोड़ते हुए कहता है, आज के बाद से तुम्हें मेरी ना हंसने वाली बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब जो मन करे तुम वो कर सकती हो। तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। देवांशी अपना सर जल्दी से हाँ में हिला देती है। इस समय देवांशी और अभीर का चेहरा बहुत पास था। वो दोनों अपने चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर सकते थे। अबीर एक हल्की सी स्माइल कर सीधे बाथरूम में चला जाता है। देवांशी अभी भी सुबह बैठी सोच रही थी कुछ समय वो पहले दोनों कितने करीब थे। याद कर देवांशी को बहुत शर्म आ रही थी। कुछ समय बाद अबीर बाथरूम से बाहर आता है। वो देवांशी को अभी भी सोफे पर बैठा देख कहता है, अब क्या तुम रात भर सोफे पर सोने वाली हो? आकर बेड पर सो जाओ। देवांशी भी बिना कुछ कहे आकर बिस्तर पर दूसरी तरफ सो जाती है। अबीर भी अपनी तरफ आकर लेट जाता है। रुद्र का कमर पर एक टॉवल लपेटकर बाहर आता है। उसकी ऊपरी बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी। आयशा जो बिस्तर पर बैठी अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। रुद्र को इस तरह सिर्फ एक टॉवल में बाहर आने के कारण उसका पूरा ध्यान सिर्फ रुद्र की नेक चेस्ट पर था। रुद्र को जब अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है तो अपना सर बेड की तरफ घुमाता है। आयशा को इतनी लस्ट भरी नजरों से खुद को देखता पाकर रुद्र के चेहरे पर एक डेवल स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे अपने कदम आयशा की तरफ बढ़ाने लगता है। रुद्र जब आयशा के नजदीक आते हुए अपने सेलिब्रिटी वॉइस में कहता है, छूना चाहोगी? आयशा भी अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र आयशा का दाहिना हाथ पकड़ उसे अपने दिल के पास रख रख देता है। रुद्र के छूने पर आयशा अपने सेंसेस में वापस आती है। वो रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। साथ ही उसकी
लाल होने लगे थे। आयशा की इस तरह की हालत देख रुद्र आयशा का हाथ छोड़ जोर-जोर से हँसने लगता है। रुद्र आयशा को अपने ऊपर से हटा पाता, उससे पहले ही आयशा अपने होठों को रुद्र के होठों पर रख किस करने लगती है, साथ ही वो उसे बाइट भी कर रही थी। रुद्र तो आयशा की इस हरकत से चौंक गया था, लेकिन वो जल्दी अपने सेंस में वापस भी आ गया। वो आयशा को किस बैक करने लगा। रुद्र और आयशा इसी तरह बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। आयशा की जब सांस भारी होने लगी तो वो किस बैक कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगली बार से मुझ पर हंसने की गलती मत करना। आयशा भी अपनी जीत की खुशी मना ही रही थी, तभी रुद्र आयशा को पलट कर अपने नीचे कर लेता है। इस समय अब आयशा नीचे थी और रुद्र उसके ऊपर। रुद्र ने अपने शरीर का पूरा भार आयशा पर डाला हुआ था। रुद्र आयशा को अपने इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। वो बिना आयशा को कोई मौका दिए उसके होठों पर पैशन होकर किस करने लगता है। साथ ही रुद्र के हाथ आयशा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। आयशा भी अपनी उंगलियों को रुद्र के बालों में घुमाने लगती है। समय के साथ रुद्र और भी वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे आयशा के मुंह से हल्की हल्की आवाजें भी आनी शुरू हो गई थी। आयशा से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी कर्कश आवाज में रुद्र का नाम लेती है। अपना नाम सुन रुद्र अपना चेहरा गले से बाहर निकाल एक नजर आयशा के चेहरे को देखता है। आयशा भी अपनी मदहोशी भरी नजरों से रुद्र को ही देख रही थी। कुछ समय बाद पूरे कमरे में अंधेरा था और रुद्र और आयशा के सभी कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और उनकी गहरी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे में खो गए हो। अगले दिन अभीर और बाकी सभी का बाहर घूमने का प्लान था। नील और विवेक को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा रहे थे और वैसे भी उन दोनों का कहना था, भला कपल के बीच में हम सिंगल क्या करेंगे। अभीर और बाकी सभी दिन में वहां मौजूद पहाड़ों और वादियों के सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाए। शाम के वक्त जब वो घूमकर थक गए तो उन सभी ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का फैसला लिया। वो वहां के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में गए। अबीर और दीवानसी टेबल के एक तरफ बैठे थे, रुद्र और आयशा उनके सामने वाली चेयर पर बैठे थे। आयशा, जिसने अपने हाथों में मेन्यू कार्ड पकड़ा हुआ था, वो सभी से पूछ रही थी कि वो कौन कौन से डिश ऑर्डर करना चाहेंगे। सभी बारी बारी अपनी पसंद बता देते हैं। जब दीवानसी की बारी आती है तो आयशा पूछती है, भाभी आप क्या ऑर्डर करना पसंद करोगी। आयशा के पूछने पर देवांशी सिंपली कहती है, तुम कुछ भी ऑर्डर कर दो, मैं वही खा लूंगी। देवांशी को कुछ ना ऑर्डर करता देख आयशा कहती है, नहीं भाभी, ऐसी कैसे हो सकता है, आपको कुछ तो पसंद होगा ना, हम वही ऑर्डर कर देते हैं, हमें तो कुछ भी पसंद नहीं है, हमें जो भी मिल जाता है हम तो वही खा लेते हैं। रुद्र और आयशा और अभीर को देवांशी की ये बात बहुत अटपटी लगती है। अभीर अपने मन में कहता है, इसके कहने का मतलब क्या है। अभीर अब खुद देवांशी की तरफ से ऑर्डर करने का फैसला करता है। वो अपनी पसंद से देवांशी के लिए कुछ डिशेज ऑर्डर कर देता है। कुछ देर में उनके टेबल पे सबकी पसंद का खाना आ चुका था, सिवाय देवांशी के। अभीर ने जो उसके लिए ऑर्डर किया था वो वही खा लेती है। सब कोई अपना खाना फिनिश करने के बाद वो वहां से विला के लिए निकल जाते हैं। विला पहुंचते हुए शाम हो गई थी। रुद्र और आयशा इतने ज्यादा थक चुके थे, वो सीधे अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अभीर और देवांशी भी सेकेंड फ्लोर पर अपने कमरे में चले जाते हैं। देवांशी आकर बेड पर बैठ जाती है। अभीर एक कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी में चला जाता है। कुछ समय बाद अभीर कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस रूम में आता है। रूम में आकर वो देवांशी को देखता है, जो ज्यादा थक होने के कारण बेड पर बैठे हुए ही सो गई थी। देवांशी को इस तरह बैठे हुए बेड पर सोता देख अभीर अपना सरनामे हिला देता है। अभीर देवांशी को अच्छे से बेड पर सुलाकर उसे कंबल से कवर कर चारों तरफ तकियों से एक वाल बनाकर रूम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर निकलकर अभीर सीढ़ियों से होते हुए नीचे लिविंग एरिया में आता है। लिविंग एरिया में पहुंचते ही अभीर की नजर मेन गेट से अंदर आ रहे नील और विवेक पर जाती है। नील और विवेक जो अपनी मस्ती में अंदर आ रहे थे, अभीर को जो इस तरह लिविंग एरिया में खड़ा देख उन दोनों की हंसी तुरंत गायब हो जाती है। अभीर उन दोनों को सोफे की तरफ इशारा कर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। ना जाने क्यों, लेकिन उन दोनों को कुछ गलत वाइब आ रही थी। अभीर के इस तरह बिना कुछ कहे जाने से वो समझ गए थे कि उनकी आज सामत आने वाली है। वो दोनों डरते हुए जाकर अभीर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। नील और विवेक इशारों में एक दूसरे से अभीर से बात करने के लिए कह रहे थे। तभी अभीर अपनी भारी आवाज में कहता है, क्यों ना तुम दोनों मुझे रिपोर्ट दो, आखिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। अभीर का ये सवाल सुनते ही नील और विवेक के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उन्हें इसी बात का तो डर था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। वो दोनों डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देते। अभीर सोफे से खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, तो कल तुम दोनों मुझे अपनी स्टडी अपडेट बताओगे, नहीं तो तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड और गाड़ियां तुमसे छीनी जाएगी। ओके। अबीर वहां से अपने रूम में चला जाता है। नील और विवेक अब सुबह पर टेंशन में बैठे थे कि अब आखिर अब क्या किया जाए। विवेक अपने बालों को खींचते हुए कहता है, ब्रो अब क्या करे, तुमने सुना ना अबीर भाई अभी क्या धमकी देकर गए हैं। नील कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज के एपिसोड में आपको साउंड प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
इसी के कारण कल मैंने एपिसोड अपलोड नहीं की क्योंकि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।